अगर हम अपने पास्ट में जाते और हमें भी मौका मिल जाता है आरआरबी जेईई जैसे एग्जामिनेशंस को देने का, जब आप प्रिपरेशंस कर रहे थे उस समय आप एग्जाम को आपने कैसे प्रिपेयर किया था? सीबीटी 2 में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया था। रजत सर, तो रेलवे के एग्जाम को मल्टीपल टाइम क्रैक, पढ़ाई का शेड्यूल क्या था? किस टाइम पे आप पढ़ते थे, कितने घंटे? कि आप सोचते हो कि 8 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, अब इस नंबर को देखोगे तो आपको डर लगेगा। आपको समझना यह है कि 100 में से 60 नंबर ही तुम्हें लाने हैं। एटलीस्ट 7 घंटे की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी दोस्त, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आरआरबी जेईई मुझे 2025 का एनी हाउ क्रैक करना है। सिलेक्शन दो ही कंडीशंस में होता है, या तो किसी की लाइफ में अभाव होता है या तो प्रभाव। सबसे पहले ना, अगर आपने टारगेट सेट कर लिया मुझे जेईई क्रैक करना ही है, एक पेपर चिपकाओ, एक तरफ लिखो कि आरआरबी जेईई जब क्वालिफाई हो जाएगा मुझे क्या मिलेगा, और जब आरआरबी जेईई क्वालिफाई नहीं होगा तो मेरी लाइफ कैसी होने वाली है। हेलो इंजीनियर्स, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों के बीच में होगा, क्योंकि आप लोग एज ए स्टूडेंट हो, हम एज ए टीचर हैं। अगर हम अपने पास्ट में जाते और हमें भी मौका मिल जाता है आरआरबी जेईई जैसे एग्जामिनेशंस को देने का, तो मैं रजत सर से, प्रमोद सर से, दीप सर से मैं खुद की अपनी पढ़ाई करने का तरीका आज आप लोगों से शेयर करता, क्योंकि 4 लोग यहाँ पे हैं, चारों लोगों का अपना अपना पढ़ने का तरीका होगा, और किसी न किसी एक टीचर को आइडियली मैं समझता हूं कि आप लोग अपने से रिलेट करके उनके शेड्यूल को, उनके तरीके को फॉलो करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि ये टीचर्स ना आज यहाँ पे हैं तो कहीं ना कहीं इनके पास एक्स्ट्रा टैलेंट तो ज़रूर होगा, क्योंकि आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और आप लोगों का सिलेक्शन करा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं प्रमोद सर से एक बात पूछूंगा। सर, आप अपने समय में जब आप प्रिपरेशंस कर रहे थे उस समय आप आरआरबी के फेज़ को भी देखा होगा, तो आरआरबी के एग्ज़ाम को आपने कैसे प्रिपेयर किया था, या क्या अपना आपका पढ़ने का तरीका था? सर, तो सर यहाँ पर मैं बता दूं, जब मैं तैयारी कर रहा था तो उसमें एक चीज़ ये था, और एक कहाँ पर मैंने गलती किया उसको भी आपसे शेयर करूँगा। तो सीबीटी 1 जैसे थी तो रीजनिंग था, जीएस था, और आपका मैथ, साइंस, ये सारा कुछ था। तो यार उतनी समय मैं साथ में सीबीटी 2 की भी तैयारी कर रहा था, सीबीटी 1 दोनों को लेकर चला था। तो सीबीटी 1 में मेरा रीजनिंग में इतना कॉन्फिडेंस आता है यार अच्छे नंबर आ जाएंगे, मैथ भी हो जाएगी। लेकिन जब एग्ज़ाम देने गया तो वहाँ पर ये हुआ कि मैंने मैथ में ज़्यादा टाइम ले लिया। नो डाउट सीबीटी 1 तो क्लियर हुआ, लेकिन सीबीटी 2 में क्या हुआ, सीबीटी 2 में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया था मैं। या मैं ये कह सकता हूँ कि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगाया था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं सीबीटी 2 रुक गया। अगर मुझे अभी सही करने का मौका मिलता तो मैं उसको ऐसे सही करता कि सबसे पहले, जैसे मैंने सोचा आरआरबी की तैयारी करना है तो सबसे पहले 1-2 टेस्ट दे लेता या प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेता। वहाँ से मुझे इस बात का ज़रूर अंदाज़ा लग जाता कौन सा पॉइंट मेरा वीक है। जो वीक होता उस पर और मेहनत करता, और जहाँ पर प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है प्रैक्टिस करता, जहाँ पर डेली पढ़ना है उस पर ट्रिक्स वगैरह ये सब कुछ अप्लाई करता, सीबीटी 1 कायदे से निकालता, और साथ में सीबीटी 2 के लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर होता और वो भी निकाल देता। और ये मेरा अभी जितने साल से 10-12 साल से पढ़ा रहा हूँ, एक मेरा एक्सपीरियंस भी था, और बच्चों से बात करने का से भी मुझे ये बात पता चला। राइट। और मैं एक बात बताऊं आप लोगों से कि रजत सर तो रेलवे के एग्ज़ाम को मल्टीपल टाइम क्रैक किए हैं। 2019 में भी सर आपने दिया था। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पढ़ाई का शेड्यूल क्या था? किस टाइम पे आप पढ़ते थे, कितने घंटे, और आपने कोचिंग वगैरह की क्या रोल होता है? आप एक बार अपना शेड्यूल ज़रूर बताइएगा सर। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं उन सभी दोस्तों को बताना चाहता हूँ, गाइज़ देखो यार, ये एग्जामिनेशन बहुत टफ नहीं है जिसको तुम लोग बहुत ज़्यादा टफ समझते हो। टफ इसलिए समझते होगे क्योंकि एग्जामिनेशन के कराने का, एग्जामिनेशन में बच्चों के पार्टिसिपेट करने का पैटर्न जो है ना, वो थोड़ा सा आपको समझ नहीं आता है। इसको जब डिकोड कर लिया आपने तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप सोचते हो कि 8 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, अब इस नंबर को देखोगे तो आपको डर लगेगा। दूसरा, 90 मिनट में 100 सवाल करने हैं। इन चीज़ों को समझोगे, देखोगे तो डर लगेगा। आपको समझना क्या है ये देखो, आपको समझना ये है कि 100 में से 60 नंबर ही तुम्हें लाने हैं। अगर 60 नंबर तुम्हें लाने हैं तो ऐसा नहीं कि 60 क्वेश्चन करके 60 नंबर ला सकते हो। 60 नंबर लाने वाला या 65 नंबर या 70 नंबर ला के सेलेक्ट होने वाला बच्चा क्या करता है कि वो पढ़ता पूरे सिलेबस को है, एग्जामिनेशन में कोशिश करता है पूरे सिलेबस को परफॉर्म कर ले, लेकिन हो सकता है उससे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, मुझसे भी होती हैं। गाइज देखो, सबसे बढ़िया मैं क्या करता आपको बताता हूँ। सबसे बढ़िया क्या है कि आपको कुछ ऐसे रिसोर्सेज तलाशने हैं जो आपको फ्रीली अवेलेबल हैं। फ्रीली मतलब यूट्यूब। डेफिनेटली हमारे टाइम पे या फिर 2017 में, 16 में, उस टाइम पे इतना प्रचलन नहीं था कि सारी चीज़ें यूट्यूब पे मिल जाती थी। आज की डेट में आपको हर चीज़ मिल रही है। इंजीनियर्स अड्डा भी एक चैनल है जो आपको हमेशा लगातार कंटेंट देता है। तो यूट्यूब पे आप
उन टीचर्स को या फिर उन कंटेंट को तलाशो जो आपको लग रहा है कि ये जेन्युइनली आपको समझा पा रहे हैं। जहाँ से आपको फील होने लगे, समझने लगोगे, डेफिनेटली आपको वहाँ से ट्यूनिंग बैठेगी, वहाँ से आप सीखने लगोगे और पता नहीं चलेगा कैसे आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टेक्निकल में ज़रूरत होती है एक प्रॉपर गाइडेंस की। जो आपका टीचर है वो आपका एक दोस्त भी बनना चाहिए, आपकी कमियों को पहचाने, आपको कुछ इस तरीके से गाइड करे। और मैंने भी ऐसा ही किया था, कुछ ऐसे टीचर्स को फॉलो किया जो मुझे लगा कि मुझे इनके साथ पढ़ने में मज़ा आएगा, सारी चीज़ों को समझने में मज़ा आएगा। और वो फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको डे बाय डे टेक्निकल पार्ट में भी इंप्रूवमेंट दिखने लगेगी। चीज़ें सब कुछ आसान होती हैं, जब तक हम नहीं पढ़ते हैं तो लगता है कि हमें नहीं कर पाएंगे या नहीं हो पाएगा हमसे। लेकिन मैंने तो भाई यही किया और चीज़ें आसान लगने लगी। उसके बाद जब चीज़ें ज़्यादा आसान लगने लगती हैं तो आप क्या करते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते हो, मैंने भी लगाए, मॉक टेस्ट देते हो और डेली बेसिस पे मैंने रूटीन बना लिया कि भाई 7 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। 7 घंटे अगर आप लोग भी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे, इससे ज़्यादा कर सकते हो तो बेटर है, लेकिन एटलीस्ट 7 घंटे की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी दोस्त, तभी आपका सिलेक्शन होगा। सर मेरी तो यही स्ट्रेटजी थी और उन सभी बच्चों को मैं यही कहूँगा कि आप कट ऑफ को, नंबर कितने लाने हैं, इन सब चीज़ों को साइड करके अपने पे फोकस कर लो। जैसा प्रमोद सर ने आपको बताया कि मेरी कमियां क्या हैं उस पे फोकस कर लो, जो मैंने किया था, नंबर आपके ऑटोमेटिकली आएंगे, आपका भी सिलेक्शन होगा। और अगला मैं आर के सर आपसे ही पूछूंगा कि सर आप क्या क्या करते अगर आपको ये एग्जामिनेशन देना होता। मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अगर एज ए मैं स्टूडेंट होता तो सबसे पहले तो मेरा ये माइंडसेट है कि आरआरबी जेईई मुझे 2025 का एनी हाउ क्रैक करना है। क्योंकि मेरे लाइफ में अगर मैं बात करूं तो मेरे लाइफ में देखो सिलेक्शन 2 ही कंडीशंस में होता है, या तो किसी की लाइफ में अभाव होता है या तो प्रभाव। तो मेरे साथ क्या है कि बहुत सारे रिसोर्सेज का अभाव है, तो मुझे ये मोटिवेट करता है कि नहीं, मुझे आरआरबी में अगर सिलेक्शन हो गया मेरा तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। तो सबसे पहले जैसा कि मैं बोलूँगा कि आज अभी तुरंत मैं इस वीडियो को देख, जैसे आप लोग बहुत सारे लोग देख रहे हैं, एक मॉक टेस्ट दूंगा आरआरबी जेईई CBT 1 का, एक CBT 2 का, एक डायरी में नोट करूंगा यार इस मॉक टेस्ट में मैं इतना नंबर ले आ रहा हूँ बिना पढ़ाई किए या जो भी आपने पढ़ाई किया। फिर उसके बाद उस मॉक टेस्ट से एनालाइज करूंगा यार मैथ में मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं या जो भी कंडीशंस है सब वहाँ पे सेट डाउन कर दूंगा। फिर उसके बाद चूंकि मेरे समय में तो देखो ऑब्वियस बात है ये ऑनलाइन का प्रचलन नहीं था, हम लोग ऑफलाइन में ही पढ़ते थे। विजिब में हम लोग 70 से 80 हज़ार रुपये दे करके अपने मतलब कोर्सेज़ को कंप्लीट किए हैं। और उसमें भी कुछ टीचरों के कॉन्सेप्ट अच्छे से आते थे समझ में, कुछ टीचरों के नहीं आते थे। एक बार लेक्चर हो जाता था तो रिकॉर्डेड नहीं मिलता था, टीचर्स के पास इतने सारे स्टूडेंट्स होते थे कि डाउट भी नहीं हो पाता था सर, वो दौर था। बट आप लोगों के पास तो है, सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो मैं देखो ये सब एनालाइज करने के बाद मैं अपना एक सीटिंग कैप आवर्स होता है कि 7 से 8 घंटे मैं भी आइडियली मैं टाइम देता हूँ। और टाइम देने के बाद मैंने डिवाइड कर देना है कि भाई 4 घंटे मुझे टेक्निकल देना है, 3 घंटे हमें 4 घंटे अभी फिलहाल CBT 1 है, 4 घंटे नॉन टेक्निकल पे, 3 घंटे हमें टेक्निकल पे देना है। और ये जब मैं आपको डिवाइड कर दूंगा तो ये जो हमारा ना है ये आपका है सेल्फ स्टडी वाला। कोचिंग्स वगैरह जैसे आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो। अब आप लोग हम लोगों को देख रहे हो तो मैं तो यही बोलूँगा कि आपका जैसा बजट अलाउ करे कि भाई, मैं तो देखो उस समय मजबूरी में मुझे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना पड़ा था क्योंकि मेरे ऑनलाइन का दौर नहीं था सर। तो शेड्यूल बना दूंगा पूरा नॉन टेक्निकल का, पूरा टेक्निकल का। और मेरी एक हमेशा हैबिट रही है, आपकी अपनी अपनी हैबिट हो सकती है, कोई लेट नाइट स्टडी करना चाहता है, कोई अर्ली मॉर्निंग। तो मैं हमेशा ही करता था कि मैं 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे आराम से खाना पीना खा के पढ़ाई वगैरह करके सो जाता था। सुबह 4 बजे मैं उठता हूँ। मेरा एक होता है ना 4 से लेकर के 7 घंटे का, मतलब 7 बजे तक 3 घंटे का लगातार मैं मतलब करता हूँ। स्पेशली मॉर्निंग टाइम में क्या होता है कि इससे रिवीजन 1 घंटा कर लिया, याद कर लिया, फिर 2 घंटे में प्रैक्टिस करना। क्योंकि क्या होता है सर कि मॉर्निंग में जब हम जगते हैं तो हमें नींद वगैरह की आने बीमारी समस्या रहती है। तो उसमें क्या करो कि फटाफट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, रिवीजन वगैरह करना शुरू कर दो। तो 3 घंटे में एक साथ पढ़ लिया। फिर उसके बाद 2 घंटे का एक टाइम स्लॉट, जैसे 7 से लेकर के 9, साढ़े 9 बजे तक अपना दैनिक रूटीन वगैरह का काम करके, जो भी जैसे कि मॉर्निंग वाले स्लॉट में अगर हमने नॉन टेक्निकल कंप्लीट कर लिया तो 2, साढ़े 9 बजे, 10 बजे के बाद हम अपना 2 घंटे का टेक्निकल का टाइम स्लॉट दे दिए। तो कितना हो गया, 3 2 5, और पूरे दिन हमने अपना बाहर की एक्टिविटी किया, घुमा टहरा, कोचिंग्स वगैरह किया। फिर उसके बाद शाम को 2 घंटे और टाइम निकाल देता हूँ सर। उसमें जैसे भी हमारा शेड्यूल होता है उसके हिसाब से। तो इस तरीके से हमें आइडियली टाइम को ब्रेक कर देना चाहिए। और मैं हमेशा एक बात करता रहता हूँ कि जैसे कि
शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं भी बनाता था, आपको भी बनाना चाहिए आपके रिस्पेक्टेड सीट का। लेकिन मेरा एक तरीका होता था कि शॉर्ट नोट्स हमेशा ड्राइंग सीट में बनाता था। ड्राइंग सीट में क्या होता है कि जैसे कि हर एक सब्जेक्ट वाइज हमने ड्राइंग सीट बना दिया, उसमें की पॉइंट्स और फार्मूला नोट करके रूम में चिपका दिया। फिर उसके बाद क्या करना है कि जब भी आपका मन उबे, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं करे, तो आप खड़े होकर के ब्रश कर रहे हैं, खाना कुछ खा रहे हैं, खड़े होकर के आप उसको याद करिए, उसको देख करके इस तरीके से कर सकते हैं। और बीच बीच में क्या है कि देखो भाई, मैं एज अ स्टूडेंट हूँ तो मुझे मॉक टेस्ट वगैरह देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, 2 से 3 मॉक दे दो आप लोग। मैं भी यही करता था। उस समय ऑफलाइन होता था, आपके दौर में क्या है, ऑनलाइन है, तो बहुत ईजिली आप लोग अवेलेबल भी कर सकते हो। दूसरा, जैसे आपका पूरा का पूरा, जैसे मेरे साथ एक ड्रॉबैक ये था यार कि मैंने सब्जेक्ट वाइज पूरा कंप्लीट, जब सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया था ना, बिफोर एग्जाम उतना मॉक नहीं दिया जितना देना चाहिए। वो क्या होगा कि कहीं ना कहीं स्पीड, एक्यूरेसी एंड तमाम तरह की चीज़ें अफेक्ट रह जाती थी। तो बाद में मुझे ये चीज़ एनालाइज हुआ। तो ये चीज़ आप लोगों को आज से करना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दीप सर से है, क्योंकि आरआरबी जेई में सीबीटी 1 में अगर आज एज ए स्टूडेंट होते आप सर, सीबीटी 1 की तैयारी आप कैसे करते, ये मैं सर आपको जानना चाहता हूँ, आपसे जानना राइट। तो मैं इस वाले पार्ट को बहुत क्रिस्प रखूंगा एंड आई विल डिस्कस अबाउट माई जर्नी। बड़ा शॉर्ट में रखते हैं। तो 2018 का एएलपी का एग्जाम था, उसके जस्ट बाद आरआरबी जेई का एग्जाम था, और दोनों में कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट मिला। तो मैं आपको वही बताऊंगा। बीइंग फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, बीइंग एन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, सो वो एग्जामिनेशन क्वालिफाई कैसे हुआ या फिर आपको क्या करना चाहिए, तो उसमें शॉर्ट में रखते हैं ज़रा। तो ऐसा है कि देखो गाइज, सबसे पहले ना, अगर आपने टारगेट सेट कर लिया मुझे जेई क्रैक करना ही है, आपके सामने जो भी टेबल है, स्टडी टेबल है, एक पेपर चिपकाओ, एक तरफ लिखो कि आरआरबी जेई जब क्वालिफाई हो जाएगा मुझे क्या मिलेगा, और जब आरआरबी जेई क्वालिफाई नहीं होगा तो मेरी लाइफ कैसी होने वाली है। बिकॉज ये मोटिवेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जामिनेशन क्रैक करा के ही मानेगा, वरना क्या होता है 5 दिन का मोटिवेशन, उसके बाद वापस से डाउन हो जाओगे। पॉइंट नंबर 1। सेकंड, प्रॉपर स्टडी टेबल पे ही सेटिंग होनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों का टाइम आ रहा है, सब लोग अच्छे से जानते हैं। 90 डिग्री के एंगल पे बेड पे बैठोगे और धीरे धीरे करके वो 90 से 95 कब होगा, 100 कब होगा, और कब 180 हो गया पता नहीं लगेगा। 180 डिग्री पे मस्त एकदम निन्नू करने लगोगे। तो ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता हूँ मैं कि ये जो नॉन टेक वाला पोर्शन है उसे कैसे कवर अप करना है। आप लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, रीजनिंग मैथ्स में वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर दिक्कत है भी, आपको सिलेबस पता है, प्रॉपर स्टडी प्लान बना लो। और मेरे वाले पार्ट पे तो ये था कि मैथ्स और रीजनिंग में आता है इंटरेस्ट, सबसे बढ़िया। तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसे पैरेलली चलाओ रोजाना। टेक्निकल वाले पोर्शन को तो पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब दिन का आपका 3 पार्ट में सेक्शन डिवाइड हो जाना चाहिए। आपके पास 6 घंटे का टाइम है, 8 घंटे का टाइम है। मैं इसलिए टाइम बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो जस्ट अभी कॉलेज खत्म किए हैं, उस टाइम पे तैयारी कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी आपका टाइम स्लॉट है 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। मैथ्स रीजनिंग उस टाइम पे उठा लो जब आपको लग रहा है थोड़ा सा मैं बोर हो गया हूँ। टॉकिंग अबाउट टेक्निकल वाला पोर्शन वो आपको करना ही करना है, अभी से ही करना है। अब आ जाते हैं जीके, जीएस और साइंस वाले पोर्शन पे। तो गाइज ऐसा है कि यहाँ पर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, 30 नंबर का आपका साइंस वाला ही पोर्शन है। तो इसमें से बायोलॉजी को आपने 10वीं के बाद से छुआ नहीं है। जहाँ पर भी मिले, अगर नहीं मिल रहा है तो आप मेरे यूट्यूब वाले सेशन पे आ जाओ या फिर पेड क्लासेस वाले पार्ट पे आ जाओ। एनिमेशन से चीज़ों को जरा समझने की कोशिश करो। बायोलॉजी वाले पार्ट पे ट्रस्ट मी गाइस, आपको कोई बोल देना एनिमोफिली, सुनने में लगता है अरे बात क्या खतरनाक सा पार्ट है, लेकिन जब पता लगेगा कि भाई हवा के थ्रू कैसे वो बढ़िया से पॉलन ग्रेन्स उड़ के आ रहे हैं और फीमेल पार्ट पे एंटर कर गए, कैसे रिप्रोडक्शन हो गया, अपने आप ही फील आ जाएगा। और बायोलॉजी में ना फिर इंटरेस्ट के साथ पढ़ने लगोगे। मैंने बोला था ना बोर हो जाओ तो मैथ्स, फिर आपको अपने आप लगेगा यार बायो का जरा एनिमेशन के साथ टॉपिक देख लूँ, अपने आप ही बायो वहाँ पे स्ट्रांग होने लगेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले पार्ट पर जैसे कि मैंने बोला सिस्टमेटिक वे में तैयारी करो। स्टडी प्लान आपके सामने प्रेजेंट है, पीवाईक्यू से आपको लेवल पता लग ही चुका है। कहीं पर भी कोई भी हेल्प चाहिए जस्ट लेट मी नो, और हम लोग इस तरीके से क्या कर रहे हैं, तैयारी करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसी तरीके से क्वालिफाई किया था, आपका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ये फ़ायदा देगा। और हाँ, जैसे प्रमोद ने स्टार्टिंग में बोला, मॉक टेस्ट वाले पार्ट को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो एज अ स्टूडेंट मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, 3 पार्ट में मैं दिन को डिवाइड कर लूँगा, राइट। इसमें से मैथ्स, रीजनिंग मेरा प्रैक्टिस वाले पोर्शन पर रोजाना चलेगा, एक टेक्निकल पोर्शन, जीके जीएस में एक टॉपिक को खत्म करके फिर दूसरे टॉपिक पे तभी स्विच करूँगा। एंड आई गेस सर दिस कंप्लीट्स माय प्लान। तो ओवरऑल देखो यार, इस सेशन का इंटेंशन सही था। आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है कि यार कौन से सर के अप्रोच को लेकर के आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हो, एक बार ज़रूर बताइएगा। और साथ में सारे सर लोगों ने अपने अपने पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए। अब आप लोगों को सच्चे सारथी की ज़रूरत है। हम सब लोग आप लोगों की सारथी हैं। शताब्दी बैच भी आप लोगों के सामने है वेल सिस्टमेटिक तरीके से। और मैं समझता हूँ सर ये बैच ऐसा है कि इस बार बच्चों का CBT 1, CBT 2
दोनों कहीं ना कहीं क्रैक करा देगा। लास्ट में मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं सर, बैच को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और क्या उसके फीचर्स हैं, क्यों बच्चे ज्वाइन करें सर? बिल्कुल गाइस, आरआरबी जेई की अगर प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से करनी है तो शताब्दी बैच वन ऑफ द बेस्ट बैच है। इसलिए बेस्ट है क्योंकि सीबीटी 1 तो मिल ही रहा है, सीबीटी 2 भी मिल रहा है। सीबीटी 2 में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो पोर्शन है, जिसमें कंप्यूटर है, इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है, वो पोर्शन भी उसमें एडेड है। तो एक कंप्लीट बैच है। आपको ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाइए और वहाँ से इस बैच को ज्वाइन कीजिए। और साथ साथ में ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो केवल और केवल नॉन टेक्निकल यानी सीबीटी 1 की तैयारी करना चाहते होंगे, उनके लिए लक्ष्य बैच है। और इन सभी बैचेस में आपको लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाता है, टीचर्स की मेंटरशिप भी मिलती है। तो इन बैचेस में एनरोल करके आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। प्रमोद सर, ये बैच किस दिन स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट डे क्या होने वाला है, लास्ट में ये बताइए जरूर। सर यहाँ पर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कोई भी ब्रांच होगा, आपका जो बैच स्टार्ट हो रहा है 6 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो 6 नवंबर की जो तारीख है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, आई थिंक कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे सर, आर के सर से पूछूंगा, जिनकी ब्रांच सीएस होगी, कंप्यूटर साइंस। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, लेकिन सीएस वाले बच्चे जनरली प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करते हैं। और आईटी वाले बच्चे होंगे, ईसी वाले बच्चे होंगे, जिनको मौका नहीं मिलता है। क्या उन बच्चों के लिए भी बैचेस हैं क्या सर? डेफिनेटली बैचेस शताब्दी बैच के ही नाम से है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बैच है, कंप्यूटर साइंस का भी बैच है, सिस्टमेटिक तरीके से जैसा है। मैं आपको वीडियो के नीचे कमेंट में लिंक भी पिन करवा दूंगा, जिससे आप डायरेक्ट वहाँ से क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे यार जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके होंगे, और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो एक सेकंड के लिए, हमने हालांकि कोर्स की प्राइस सर इतना अफोर्डेबल कर रखा है, हर एक स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। बट मैं दीप सर से पूछना चाहूँगा सर, क्या हमने बहुत, क्योंकि जो भी बच्चे सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो क्या आने वाले समय में आप सब लोग CBT 1 CBT 2 की क्लासेस यूट्यूब पे भी देंगे क्या, अगर बच्चे आप लोगों के साथ जुड़ते हैं तो? बिल्कुल सर, यूट्यूब वाले पार्ट पर तो हम लोग हमेशा अलाइंड रहते हैं, और यहाँ पर जितना हो सकता है सर, लास्ट ईयर भी हम लोगों ने कैंडिडेट्स के लिए अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। ज़रूरत पड़ेगी तो रात में भी लेक्चर्स, जैसा हो सकता है हम आपके लिए तैयार हैं। आप जैसे ही बताएंगे ना हमें ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल सर कैंडिडेट्स के लिए यूट्यूब वाले पार्ट पे बिल्कुल पूरी की पूरी टीम, चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, सब अलाइंड रहेंगे। सो थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट। और आरआरबी जेई की जर्नी शुरुआत कीजिए अड्डा 24/7 के साथ, और साथ साथ में हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।